हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशांश अवस्थी और यार होप करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। तो बेसिकली हम इसमें मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, मुस्लिम समाज के बारे में, इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में जानेंगे और वो कैसे इनिशिएट हुआ था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। जैसे हिंदू रिलीजन हमें पता है रिवर इंडस के अक्रॉस में जितने भी लोग रहते थे सिंधु घाटी की सभ्यता में, उन्हें हिंदू कहा जाता था। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक सभ्यता है, वे ऑफ लिविंग है। सिमिलरली ये मुस्लिम वर्ल्ड या फिर इस्लामिक वर्ल्ड कहाँ से इनिशिएट हुआ था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, इसके बारे में जानेंगे। सो गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर द वीडियो? आई होप सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज आज के वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको पता है मेरे वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन क्यों? ताकि अगर हमें ब्रीफ अकाउंट मिल जाता है चैप्टर का तो हमें स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी मिलती जाती है चैप्टर में क्या हो रहा है। एंड आई कैन एश्योर यू दैट कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चैप्टर और आपको बुक भी शायद खोलने की ज़रूरत ना पड़े। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर हमको बताएगा कि इस्लाम कैसे राइज हुआ, कैसे वर्ल्ड में इसकी स्थापना हुई और कैसे इसका स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में। सेकेंडली ये बताएगा एक्सपेंशन मतलब स्प्रेड कैसे हुआ। थर्डली ये बताएगा इस्लामिक सोसाइटीज़ के बारे में, मतलब इस्लाम है ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन है, इसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ आपस में बटी हुई हैं, डिफरेंट ट्राइब्स बटी हुई हैं, कम्युनिटीज़ बटी हुई हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बात करेंगे। एंड लास्ट, कोर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्रॉम 600 टू 1200। बेसिकली कोर ऑफ इस्लाम कब से माना जाता है? 600 टू 1200, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद भी इसी समय के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोर्सेज देख लेते हैं, क्योंकि बिना सोर्सेज के हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं। अब हमें और आपको क्या पता कि पहले क्या हुआ था, और जो लोग बताते हैं ओरली, क्या वो सच बताते हैं या वो इंटरप्रेट करते हैं खुद से, ये बात हमें सोर्सेज के थ्रू पता लगती है। तो बिना सोर्सेज के हम चैप्टर नहीं समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं सोर्सेज। तवारिख, हमें तवारिख से पता चलता है। तवारिख मतलब क्रॉनिकल्स, मुगल क्रॉनिकल्स, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जो कि इस्लाम से रिलेटेड है कि क्या क्या वो लोग उस समय पे जैसे इस्लाम राइज हो रहा था तो वो लोग अपने बारे में क्रॉनिकल्स लिखा करते थे, कई बार इंस्क्रिप्शंस छपवाया करते थे दीवारों में। तो उनके थ्रू हमको पता चलता है, उन राइटिंग्स के थ्रू, इस एम्पायर के बारे में। इसके अलावा सीरा क्या होता है? ये हिस्टोरिकल वर्क होता है सच एज बायोग्राफीज। अब बायोग्राफीज कौन लिखता है? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर किंग की कोर्ट है तो उसके मिनिस्टर्स लिखेंगे बायोग्राफी, या जो राइटर वो स्पेसिफिकली बुलाएंगे वो बायोग्राफीज लिखेंगे, उनके थ्रू हमें पता चलता है। अब बायोग्राफीज में वो सिर्फ राजा के बारे में थोड़ी लिखेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बताएंगे, उनका क्या कहते हैं स्पेशलिटी भी बताएंगे, उनके उस समय की क्रॉप्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, वॉर, पीस, ये सभी चीज़ें हमें जानने को मिल जाती हैं बायोग्राफीज से। इसके अलावा हदीस, ये हदीस क्या है? हदीस इज अ टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स हैं और प्रीचिंग्स हैं उसका कंपाइलेशन हमें हदीस या कुरान में मिल जाता है। ये रिलीजियस टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा तफसीर क्या है? कमेंट्रीज ऑन कुरान। मतलब अब कुरान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिनका मतलब समझना डिफ़िकल्ट है, जिनको इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट है। मान लीजिए वो किसी और सेंस में लिखी हुई हैं बट अपने फ़ायदे के लिए कोई और दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो होता है तफसीर। मीन्स कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। और बेसिकली इसको इंटरप्रेट करने के लिए लोग उल्लेमास के पास जाते थे। उल्लेमास कौन होते थे? जैसा कि आपने चर्च में फादर देखे होंगे, सिमिलरली उल्लेमास होते थे मुस्लिम वर्ल्ड में। इसके अलावा
ओरल सोर्सेस, हमें हिस्ट्री ओरल सोर्सेस के थ्रू पता ही चलती है। मान लीजिए कि आपने मुझे कुछ बताया, मैंने अपने फ्रेंड को बताया, मेरे फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को बताया, तो ऐसे चीज़ें स्प्रेड होती रहती हैं। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, मान लीजिए आपके फादर ने आपको कोई चीज़ बताई, आपने अपने सन को बताई, आपके सन ने आपके ग्रैंडसन को बताई, तो इस तरह से जो नॉलेज होती है वो डिफरेंट सेक्शंस के ऑफ सोसाइटी के साथ शेयर होती जाती है। तो ये इस तरह से हमें पता चलता है। एंड लास्ट, तारीख ऑफ तबारी। तारीख ऑफ तबारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है अरेबिक वर्ल्ड की, क्योंकि इसमें अरेबिया की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। कहाँ से कब कौन अटैक करा, कहाँ क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, कौन सा किंग रूलर बैठा, क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, ये सब तारीख ऑफ तबारी में हमको पता चलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एंड इंपॉर्टेंट सोर्स है व्हेन इट कम्स टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री और द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो अब मुझे लगता है आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। तो क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को एसोसिएट किया जाता है राइज ऑफ इस्लाम से, इसलिए हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे। और इसमें हमारे टॉपिक में अरेबिया क्यों दिया हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म अरेबिया में ही हुआ था। चलिए जानते हैं द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया में। द प्रॉफिट मोहम्मद वॉज एन अरब मर्चेंट। ये एक अरब मर्चेंट परिवार में पैदा हुए थे। द 6th century Arab culture was largely confined to Arabian Peninsula and the areas of southern Syria and Mesopotamia. मतलब अरब जो कंट्री थी वो कितना ज़्यादा फैली हुई थी, मीन्स एरियाज ऑफ, इट इंक्लूड्स द एरिया ऑफ सदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया विद अरेबियन पेनिनसुला। इसके अलावा अरब वॉज डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, कबीला। अब जो अरब कंट्री थी इसमें ऐसा नहीं कि एक कंट्री थी तो एक ही रूल चलता हो, सब लोग एक ही रिलीजन फॉलो करते हो, नहीं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स थी। डिफरेंट ट्राइब्स मतलब कबीले, आपने सुना होगा, उन कबीलों के सरदार होते थे, वो अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे और अपने हिसाब से लाइफ जीते थे, और वो अपने ही लोगों को खुद चूज करते थे और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। बट ट्राइब्स आपस में अलग अलग थी और अलग अलग गॉड एंड गॉडेसेस को माना करती थी। Each led by a chief who was chosen on the basis of his family connection but more for his personal courage, wisdom and generous. Means हर ट्राइब का एक जो सरदार होता था वो चूज किया जाता था। कैसे चूज किया जाता था? कई बार नेपोटिज्म के थ्रू चूज किया जाता था। मीन्स अगर उनके फादर कबीले के सरदार रहे हैं तो उनको बना दिया जाता था। बट ज़्यादातर कैसे होता था, अगर आपने देखा हो, कबीलों के सरदार लड़ाई करके जो जीतता है उसी को कबीले का सरदार बना दिया जाता है, क्योंकि कबीलों में आपस में बनती नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कबीलों से एक दूसरे की लड़ाई हुआ करती है। तो उनको ये देखना होता है उनका सरदार पावरफुल हो और एट द सेम टाइम जेनरस हो। जेनरस मतलब अपनी पब्लिक के लिए काइंड हो, अगर उनको कुछ ज़रूरत हो तो वो उस ज़रूरत को पूरा कर सके, तभी वो सरदार बने या तभी वो सरदार कहलाए। इसके अलावा, और जेनरस वर्ड को यहाँ मुरव्वा कहा गया है, और इस चीज़ को, इस प्रोसेस को बोलते हैं मुरव्वत, मतलब जेनरोसिटी, जेनरोसिटी टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स। इसके अलावा ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड एंड गॉडेसेस हु वर वर्शिप्ड एज एन आइडियल इन द श्राइन मस्जिद। अब अरेबिया के पीपल्स को ये तो पता था कि गॉड इज एटर्नल और गॉड ओमनी प्रेजेंट है और गॉड फॉर्मलेस है, बट स्टिल वो लोग आइडल वर्शिप कर रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम। और वो लोग सनम, आइडल को क्या बोला जाता था? सनम। और यहाँ आइडल्स की पूजा कहाँ की जाती है? मंदिर में या मस्जिद में। तो वो लोग मस्जिद में यानी श्राइन में पूजा किया करते थे, इबादत किया करते थे। इसके अलावा मेनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक बेडोनस while some settled in city and practiced trade and agricultural। तो मोस्टली अरब की जो सोसाइटी में पीपल्स थे वो कैसे थे? नोमैडिक पीपल थे। हु आर नोमैडिक पीपल? हु डोंट हैव द होम्स, मतलब उनके पास घर नहीं होते, वो दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड डिफरेंट एमिनिटीज। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर ढूंढा करते थे। कई बार कैमल,
फॉडर, फॉडर मीन्स कैमल और उनका चारा, ये सब चीज़ों की खोज किया करते थे, क्योंकि वहाँ पे अरब में सबसे ज़्यादा कैमल ही प्रेवलेंट था एज अ सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो वो इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ा करते थे और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, रीजन्स नहीं, अराउंड द कॉन्टिनेंट जाके अपना सर्वाइवल करते थे। बट ऐसे ही कुछ ट्राइब ऐसी भी थी जो सिटी में ही रहती थी और वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी। इसके बाद मोहम्मद ट्राइब कुरैश lived in Makkah and controlled shrine there called Kaaba where idols were placed। अब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी ट्राइब कौन सी थी? कुरैश। कुरैश ट्राइब से वो बॉर्न हुए थे और उनकी जो ट्राइब थी उनका सोल पर्पस क्या होता था फॉर सर्वाइवल? दे कंट्रोल द श्राइन कॉल्ड काबा। अब जो काबा में आपने जो पुजारी काबा में यानी उल्लेमाज रहते थे, बेसिकली कुरैश ट्राइब का वही काम था। वो वहाँ पे ट्रेड देखा करते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करवाया करते थे, मींस इबादत करवाते थे इबादत खाना में या मस्जिद में। इसके अलावा वहाँ पे अब आप देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जस्ट लाइक वैष्णो देवी, ऋषिकेश, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग जाते हैं पूरी कंट्री से, इवन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड से भी लोग जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं वो लोग जाएंगे पूजा करके आ जाएंगे, उन लोग को रुकना भी होता है कुछ दिन के लिए। तो उस जगह रुकने के लिए उनको खाना पीना चाहिए होता है, रहने की जगह चाहिए होती है, तो इन सब से वहाँ का ट्रेड बढ़ता है। सिमिलरली यहाँ पे इनका कुरैश ट्राइब का ट्रेड बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे एक श्राइन थी, मीन्स बहुत पवित्र जगह मानी जाती है काबा। तो जब काबा लोकेटेड है मक्का में, मक्का को रिलीजियस, मोस्ट रिलीजियस प्लेस माना जाता है, पायस प्लेस ऑफ मुस्लिम्स, और लाइफ में एक बार मुस्लिम्स को जाना ही होता है मक्का। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस है तो वहाँ पे हर कोई जाएगा, हर मुस्लिम, तो वहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस भी इम्प्रूव होती हैं। इसके अलावा Mecca was located on the crossroad of trade routes between Yemen and Syria which enhanced city's importance। और क्योंकि मक्का लोकेटेड है क्रॉस रोड में बिटवीन यमन एंड सीरिया, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं लोग एक कंट्री टू अनदर, वो लोग यहाँ पे ज़रूर आएंगे वर्शिप करने के लिए, जिससे कि उनका ट्रेड और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं, हमने बैकग्राउंड जाना अभी कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से एसोसिएट होता है इस्लाम। अब हम एक्चुअली में जानते हैं कि कैसे इस्लाम का प्रोपगेशन हुआ। सो बिगिनिंग ऑफ इस्लाम, अराउंड 612 मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड, रसूल। मीन्स 612 एडी के अराउंड में मोहम्मद यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया, रसूल। मतलब देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाह, एंड प्रॉफिट वॉज हिज मैसेंजर। सेकेंड, वर्शिप इंक्लूड सिंपल रिचुअल्स सच एज डेली प्रेयर्स, नमाज, सलात, एंड मॉरल प्रिंसिपल्स लाइक गिविंग अल्म्स, चैरिटी, एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट्स। और इन्होंने कुछ ऐसे प्रोपोगेशन के पॉइंट्स बनाए कि जो भी इनके रिलीजन को फॉलो करेगा या जो इनकी टीचिंग्स को फॉलो करेगा वो ये सब चीज़ें फॉलो करेगा। कौन कौन सी? कि जो भी एक सच्चा मुस्लिम होगा वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, सलात, इसके अलावा वो अल्म्स देगा। अल्म्स मीन्स क्या होता है? चैरिटी होता है, गरीबों को दान करेगा और बुरे काम नहीं करेगा, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक रिलीजन की वो सब फॉलो करेगा। रमज़ान के महीने में फास्ट रखेगा। तो ये सब उन्होंने इनिशिएट किया और जो इनको मानने लगे वो उनको सच्चा मुस्लिम बोला जाने लगा। इसके बाद मोहम्मद वॉज टू फाउंड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर उम्मा बाउंड बाय द कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स। मोहम्मद जब अपने आप को मैसेंजर डिक्लेयर किया तो उनको कुछ फॉलोवर्स भी तो चाहिए होंगे जो उनकी बात मानेंगे और उनके जो भी टीचिंग्स है उसको प्रोपोगेट करेंगे, फैलाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने जो ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स डिसाइड किए, उन्हें उम्मा कहा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव टू लर्न दिस टर्म उम्मा। एंड दे वर बाउंड बाय कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स, मतलब वो सबका बिलीव सेम होना चाहिए, उनका फेथ होना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद पे।
His message appealed to those Makkans who felt deprived of the gain from the trade and religion and were looking for a new life. अभी हमने जाना था कि मक्का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया था, वहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छे से होने लग रहा था, बट वो लोग जिनको उतने अच्छे से ट्रेड करने को नहीं मिलता था, बेसिकली डाउन ट्रॉडन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, गरीब लोग या जिनको निगलेक्ट किया जाता था सोसाइटी में, उन्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि ये लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद, और ईजिली हम इनके मैसेंजर हम इनके फॉलोवर बन सकते हैं और अपने आप को नई आइडेंटिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने इस रिलीजन को फॉलो करने लगे और उम्मा कहलाने लगे, ठीक है। इसके बाद दोज ऑफ एक्सेप्टेड दिस न्यू रिलीजन वर कॉल्ड मुस्लिम्स। जो भी उम्मा बन गए प्रॉफिट मोहम्मद के, उनको फॉलोवर बन गए, उन्हीं को मुस्लिम कहा जाने लगा, यही इसी को राइज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। इसके बाद इन 622 मोहम्मद वॉज फोर्स टू माइग्रेट विद हिज फॉलोवर फ्रॉम मक्का हिजरा टू मदीना and marked as the beginning of Islamic calendar. Means 622 AD में प्रॉफिट मोहम्मद को फोर्स किया गया, यानी मक्का से निकालने के लिए, और मदीना उनको शिफ्ट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये लोग ने नया कॉन्सेप्ट ले आए थे जिसकी वजह से लोग आइडल वर्शिप नहीं कर रहे थे। इन्होंने आइडल वर्शिप को एब्सटेन किया था, मतलब आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, हम परमात्मा की वर्शिप करेंगे जो कि फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस गॉड की वर्शिप करेंगे। तो जिसकी वजह से उनका तो ट्रेड कमज़ोर पड़ जा रहा था ना मक्का का, क्योंकि उन लोग का बेसिक ट्रेड ही यही था, आइडल वर्शिप की वजह से पैसा मिलता था, जो भी रहने खाने का होता था, लोग वहाँ पे पूजा करने आते थे, इबादत करने आते थे, इसीलिए तो वहाँ पे ट्रेड था। तो इसको ख़त्म जब होता देखा वहाँ के मक्कन्स ने, मक्का के लोगों ने, उन्होंने इनको हटा दिया, निकाल दिया मक्का से, हिजरा। तो इसी के बाद ये मदीना ट्रांसफ़र हुए और इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यू कैलेंडर, यानी इस्लामिक कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई यहीं से, इसी को बोला जाता है इस्लामिक कैलेंडर की स्टार्टिंग, ठीक है। तो टू मदीना एंड मार्क्ड एज द बिगनिंग ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। लास्ट देखेंगे, मोहम्मद नाउ इंसिस्टेड ऑन कन्वर्जन। मदीना आने के बाद उन्होंने और ज़्यादा प्रोपोगेट किया, अपने जो भी कॉन्सेप्ट थे उनके फॉलोवर्स ने प्रोपोगेट किया, जिसकी वजह से वो लोग और ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। और हमने जो जाना था नोमैडिक पीपल्स थे, वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इससे, क्योंकि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो लोग दर बदर भटकते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड देयर बेसिक एमिनिटीज़। तो उनको एक नई पहचान मिली और वो मुसलमान कहलाने लगे आफ्टर द कन्वर्जन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है द कैलिफेट। दो कैलिफेट क्या होता था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई, उसके बाद जो उम्मास थे, यानी उनके जो सेक्ट ऑफ रिलीजियस बिलीवर्स थे जो कि पूरा कंप्लीटली डिवोटेड थे मोहम्मद को, तो उन्होंने नया लॉ बनाए, अपने हिसाब से उसको एक्सप्लोर किया और इनोवेट किया इस्लाम को, और जिसके थ्रू इन्होंने कैलिफेट का इन्वेंशन किया। अब कैलिफेट कौन था? ये जो जितने भी इस्लामिक फॉलोवर्स थे उनको एक राजा की या लीडर की ज़रूरत होती है, तो वही लीडर कैलिफेट बने। अब ये कैलिफेट कौन कौन ऐसे कैसे डिसाइड होता कि कौन कैलिफेट बनने लायक है? तो स्टार्टिंग ईयर्स में जो 4 कैलिफेट बने ड्यूरिंग इनिशियल एजेस, वो कौन कौन बने जो सबसे ज़्यादा करीब थे प्रॉफिट मोहम्मद के? चलिए देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद इन 632 नो वन कुड लेजिटिमेटली क्लेम टू बी द नेक्स्ट प्रॉफिट। और कोई प्रॉफिट क्यों नहीं बना, कैलिफेट ही क्यों बने? जस्ट बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद, मीन्स और मैसेंजर, सॉरी। तो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ही हूँ लास्ट मैसेंजर, मेरे अलावा कोई नहीं बन सकता है। तो इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है प्रॉफिट बनने का, इसलिए नया इनोवेट करके कैलिफेट बनाना पड़ा। इसके बाद एज अ रिजल्ट हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज विद उम्मा एंड दे क्रिएटेड इनोवेशंस इन इस्लाम विद द क्रिएशन ऑफ कैलिफेट। और जब कोई प्रॉफिट नहीं बन सकता है और जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ भी हो गई है,
तो पूरा इस्लाम तो वो हो जाएगा ना, हसल बसल हो जाएगा, किसी को पता नहीं होगा क्या करना है। तो एट दैट टाइम जो उम्मास थे, जो सबसे ज़्यादा करीब थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उन्होंने नया इनोवेशन लाया और कैलिफेट को इन्वेंट किया। इसके अलावा द फर्स्ट 4 कैलिफ्स 632 टू 661 जस्टिफाइड देयर पावर ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोज एसोसिएशन विद द प्रॉफिट। जैसा मैंने बताया कि जो सबसे करीब था प्रॉफिट मोहम्मद के, वो ही बने कैलिफेट, फर्स्ट 4। इसके अलावा द फर्स्ट कैलिफ, पहले आपके कैलिफ कौन है? अबू बकर। ये आपको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, सो यू कैन नोट डाउन एज वेल। तो अबू बकर सप्रेस द रिवोल्ट बाय अ सीरीज ऑफ कैंपेन। इन्होंने कई सीरीज ऑफ कैंपेन स्टार्ट किए, ताकि, क्यों स्टार्ट करेंगे? ताकि जो इस्लाम है या जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो और ज़्यादा इनोवेट कर सके, बढ़ सके, और ज़्यादा इसकी बाउंड्रीज क्रॉस कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा ये लोग पावरफुल बन पाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अबू बकर सप्रेस द रिवोल्ट बाय सीरीज ऑफ कैंपेन। सेकंड जो हमारे थे कैलिफ, वो थे उमर। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? शेप्ड द उम्मास पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर। अब उम्मास ने ये जो पॉलिसी बनाई थी कि उम्मास ने पॉलिसी बनाई थी एक, जिससे कि पावर एक्सप्लोर हो सके और ज़्यादा कन्वर्टीज बन सके मुस्लिम की, ताकि और ज़्यादा पावर आ सके मुस्लिम वर्ल्ड के पास, इस्लाम के पास। तो इन्होंने उसको शेप दिया, लड़ाई, वॉर लड़े और जीते। इसके अलावा द कैलिफ एंड हिज मिलिट्री कमांडर मास्टर्ड देयर ट्राइबल स्ट्रेंथ टू कॉन्कर लैंड बिलोंगिंग टू द बेजेंटाइन एम्पायर इन द वेस्ट एंड ससानियंस इन द ईस्ट। तो जो भी अरब के कैलिफेट्स थे, उन्होंने क्या किया? अपनी ट्राइबल स्ट्रेंथ गैदर करी। नोमैडिक पीपल, हमने बताया आपको कि वो लोग ऐड हो रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग उनको लग रहा था ये रिलीजन। तो उन सबको गैदर किया कैलिफेट ने, और एक वॉर रेस किया, जिससे कि बेजेंटाइन एम्पायर फ्रॉम द वेस्ट टू ससानियंस इन द ईस्ट, दोनों ही जगह जब वॉर लड़ा और जीता, तो उसकी वजह से और ज़्यादा स्प्रेड हुआ इस्लाम का। और ये कैसे वॉर जीते इन जगहों पे? क्योंकि इन जगहों पे अपने आपस में ही लड़ाई चल रही थी। बेजेंटाइन एम्पायर में बेसिकली क्रिश्चियनिटी थी, और जो ससानियंस था यहाँ पे ज़ोरोस्ट्रियंस की मेजॉरिटी थी। तो इन दोनों में आपस में ही नहीं बनती थी। वहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो पॉलिटिक्स करते थे। तो आपस में जब कंट्री में एक यूनिटी नहीं होगी तो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगी। आपकी 5 उंगलियां अगर मुट्ठी नहीं बनेंगी, अलग अलग रहेंगी, तो कोई भी आसानी से मोड़ देगा। सिमिलरली व्हाट हैपेंड देयर आल्सो। सो जिसकी वजह से व्हेन अरब अराइव टू दीज टू एम्पायर, when Arab arrived, these two empires lost its strength. अपनी strength उन्होंने lose कर दी, अपना empire lose कर दिया, and due to the religious conflicts and aristocracy, जैसा मैंने आपको भी बताया। अब last point, in 3 successful campaigns 637 to 42, अब इन years में, इन 5 years में campaigns चले बाय अबू बकर एंड हमारे दूसरे उमर, इन लोगों ने और डिफरेंट कैलिफ्स ने जो कैंपेन चलाए, उसकी मदद से इन्होंने बहुत ज़्यादा वास्ट टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली और इस्लामिक वर्ल्ड को स्प्रेड किया। कहाँ कहाँ तक? अरब ब्रॉट सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मदीना। मदीना कहाँ पे? जो ट्रेड सेंटर बन गया था, जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद को भेज दिया गया था आफ्टर मक्का। अब हम आज की डेट में भी देखते हैं कि किस तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी है, वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर 2040 ऑनवर्ड्स ये पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। तो क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्टीज बहुत ज़्यादा कराई जाती हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को कन्वर्ट कराया जाता है, और वर्ल्ड में ये लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करते हैं। आफ्टर दैट further campaigns were launched by the third caliph Uthman to extend control to Central Asia. उसके बाद जब सेकेंड कैलिफेट की डेथ हो गई तो थर्ड कैलिफेट कौन बना? उथमान बना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने और ज़्यादा कैंपेन चलाए और ज़्यादा स्प्रेड किया इस्लाम को, और वो इवन सेंट्रल एशिया के पार्ट तक भी पहुंच गए। विद द डिकेड ऑफ मोहम्मद डेथ, the Arab Islamic State controlled the vast territory between Nile and Oxus. So
अभी प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ को 10 साल ही हुए थे कि इन्होंने इनकी टेरिटरी को इतना ज़्यादा फ्लोरिश कर दिया कि वो कहाँ तक फैल गई, नाइल और ऑक्सस रिवर तक फैल गई, मतलब इजिप्ट से भी ज़्यादा आगे तक। इसके अलावा in all newly acquired areas a new administrative structure was imposed and was headed by a governor called amirs and tribal chiefs called ashrafs। और जो नए नए एरियाज बन रहे थे भाई, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। जैसे हमारे सेंटर में जैसे बीजेपी है या मोदी जी हैं, तो वो पूरे देश को नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट, मतलब हम ही लोग ने किए हैं इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। बट यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, तो इन्होंने अपने मन से चीफ्स अपॉइंट किए थे। तो उनको क्या बोला जाता था, इम्पोज एंड वॉज हेडेड बाय गवर्नर्स कॉल्ड आमिर्स। जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे उनको आमिर्स बोला जाता था, और जो ट्राइबल चीफ्स होते थे उनको अशरफ्स बोला जाता था। ये आपको याद रखना है, ये दोनों ही टर्म्स। इसके अलावा द सेंट्रल ट्रेजरी बैत अल मल, ये सेंट्रल ट्रेजरी होती थी, मतलब राजा के पास कहाँ से रेवेन्यू आएगा भाई, जो टैक्सेस पे करेंगे उससे आएगा। इवन इन्होंने नॉन मुस्लिम्स पे जजिया टैक्स इंपोज कर दिया था, जिसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हटाया था, रिमूव किया था। सो इनके उन टैक्सेस से इनका रेवेन्यू आता था, उसको बोलते थे बैत अल मल। obtained its revenue from taxes of Muslim as well as share of booty from raids। और इवन जो ये रेड करते थे दूसरी जगहों में, कई बार ये लोग टेम्पल्स लूट लिया करते थे या डिफरेंट सिटीज़ को लूट लिया करते थे, वहाँ से जो रेवेन्यू आता था, बूटी उसको बोला जाता है, उससे इनका रेवेन्यू बढ़ता था। इसके बाद द नॉन मुस्लिम रिटेन देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस लाइक जजिया। तो जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको भी प्रोपोगेट करने को मिलता था अपना रिलीजन, बस उनको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि जजिया टैक्स था। इसके बाद ऑपोजिशन इन इराक एंड इजिप्ट कंबाइंड विद द ऑपरेशन इन द मदीना लेड बाय असैसिनेशन टू उस्मान। अब मदीना में कैलिफेट्स का रूल चल रहा था, बट उनके ऑपोजिशन में जो उनसे चिढ़ते थे लोग या उनके जो दुश्मन थे, वो किनके साथ मिल गए, इराक और इजिप्ट के साथ मिल गए, वहाँ के रूलर्स के साथ मिल गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इन लोगों ने मिल के असैसिनेट कर दिया हमारे थर्ड कैलिफेट को, उस्मान को, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और कौन आया, अली आया एज अ फोर्थ कैलिफेट। विद उस्मान्स डेथ अली बिकेम द फोर्थ कैलिफ। अब इसी के बाद एक रिलीजियस कल्ट आया विद इन इस्लामिक वर्ल्ड, वो क्या, Ali's supporter and enemies later come to know form a two main sect of Islam, that is Shia and सुन्नी। तो सिया और सुन्नी आप सुनते होंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड में दो सेक्ट में डिवाइड है। तो ये दोनों कैसे टर्म डिस्टिंग्विश हुए थे, ये ऐसे हुए थे, जो अली के सपोर्टर्स थे वो शिया थे, जो नहीं थे, जो एनिमीज थे वो सुन्नी थे। और इसी के बाद से इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा चलने लगा। इसके बाद अली सेकेंड बैटल एट सिफिन, अली ने जो पहली बैटल लड़ी थी वो मुवैया के साथ लड़ी थी, और जो सेकेंड बैटल लड़ी थी एट नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में सिफिन में, एंडेड इन ट्रूस विच स्प्लिट हिज फॉलोअर्स एंड सम रिमेन्ड लॉयल टू हिम व्हाइल अदर लेफ्ट द कैंप एंड केम टू बी नोन एज खारजिस। Soon after, Ali was assassinated by खारजी in a mosque at कूफा। एक खारजी के द्वारा इनको मार दिया गया एक मॉस्क्यू ऑफ कूफा में, किसको, अली को। और इनकी मृत्यु के बाद आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोवर पेड एलिगेंस टू हिज सन हुसैन एंड देयर डिसेंडेंट। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इनके फॉलोवर ने कहा कि हम हुसैन को अपना कैलिफेट बनाएंगे, खलीफा बनाएंगे, और उनके डिसेंडेंट चलते आएंगे, हम उन्हीं को खलीफा बनाएंगे क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। बट ऐसा हो नहीं पाया, क्यों, क्योंकि मवैया जिनसे इन्होंने, अली ने पहली बैटल लड़ी थी, उन्होंने अटैक कर दिया और अपने आप को कैलिफेट वो डिक्लेयर कर दिया इन 661 AD, और फाउंडिंग द उमैयद डायनेस्टी विच लास्टेड टिल 750। और इन्हीं के बदौलत उमैयद डायनेस्टी बनी थी, मतलब इन्हीं ने स्टार्ट किया था उमैयद डायनेस्टी को, और ये कब तक चली थी, 750 AD तक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है, उमैयद डायनेस्टी पे।
क्या है? द उमैयद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। सो आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ अली, दैट वाज द फोर्थ कैलिफेट, हमने देखा था कि किस तरह मुवैया ने अपने आप को कैलिफा या फिर खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। तो जिसके बाद क्या हुआ था, द फर्स्ट उमैयद कैलिफ मुवैया मूव्ड हिज कैपिटल टू डमास्कस। उसने अपनी कैपिटल चेंज करके कहाँ कर ली थी? डमास्कस कर ली थी। एंड अडॉप्टेड द कोर्ट सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ बेजेंटीन एम्पायर। बेजेंटीन एम्पायर क्यों? क्योंकि हमने जाना था कि खलीफा, जब थर्ड खलीफा ने बेजेंटीन एम्पायर को भी कैप्चर कर लिया था, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी मेजरली फाउंड होती थी, जबकि हमने देखा था दूसरा एक एम्पायर था वो ज़ोरोस्ट्रियन एम्पायर था। तो यहाँ पे भी जब कैप्चर था और उसने असैसिनेट कर दिया था, तो सारा रूल किसके अंडर में आ गया था? मुवैया के अंडर में आ गया था। इसके अलावा द उमैयद स्टेट वाज नाउ एन इंपीरियल पावर, नो लॉन्गर बेस्ड ऑन डायरेक्टली ऑन इस्लाम बट ऑन द स्टेट क्राफ्ट एंड द लॉयल्टी ऑफ द सीरियन ट्रूप्स। इसका बेसिकली मतलब यही है कि इन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को एक तरह से निगलेक्ट कर दिया, ये जो मेन इम्फेसिस था, फोकस था, वो हटा दिया और अथॉरिटेरियन कर लिया। मीन्स जो पहले के खलीफा होते थे वो इस्लाम को ही सब कुछ मानते थे, वो हर काम उल्लेमा से पूछ कर करते थे और रिलीजियस टेक्स्ट बेस पे करते थे। बट आफ्टर दिस डायनेस्टी ऑफ उमैयद्स, इन्होंने क्या किया? अथॉरिटेरियन सोसाइटी फॉर्म करी, जिसमें स्टेट क्राफ्ट एंड लॉयल्टी ऑफ द सीरियन ट्रूप्स को ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया। उसके अलावा ड्यूरिंग द रीन ऑफ अब्दुल अल मलिक, ये भी एक इसी डायनेस्टी के पार्ट है, उमैयद डायनेस्टी के ही। इन्होंने रूल किया था 685 से 705 तक, और इनके सक्सेसर जो थे उन्होंने इस्लामिक और अरब आइडेंटिटी को बरकरार रखा। इन्होंने इस्लामिक और अरब आइडेंटिटी को बरकरार रखा। इसके बाद ही ऑल्सो अडॉप्टेड द अरेबिक लैंग्वेज एंड मेड हाईली विजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अरब इस्लामिक आइडेंटिटी बाय बिल्डिंग डोम ऑफ रॉक इन जेरूसलम। जेरूसलम इज द लैंड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन लोग उसको बहुत ज्यादा पवित्र एंड पायस जगह मानते हैं। तो वहां पे इन्होंने एक डोम बनाया जो किसका रिप्रेजेंटेटिव था? जो रिप्रेजेंटेटिव था अरब इस्लामिक आइडेंटिटी का। इन्होंने क्रिश्चियनिटी के लैंड में अरब इस्लामिक आइडेंटिटी का एक डोम बनवाया, एंड एट द सेम टाइम इन्होंने कई सारे कंट्रीब्यूशन किए डेवलपमेंट में। सो हम बोल सकते हैं इनका रीजन काफी प्रॉस्पेरस रहा था। और इन्होंने जो प्रीवियस गोल्ड कॉइन चले आ रहे थे उसको हटा के नया गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। मींस उसमें जो साइंस या निशान बने थे उसको हटवा दिया था और अपना इंट्रोड्यूस किया था साइन। सो ये था हमारा द उमैयद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। अब हम हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है द अब्बासिड्स रेवोल्यूशन। नाउ द अब्बासिड्स रेवोल्यूशन। सो अभी हमने देखा कि उमैयद्स का किस तरह से कैरेक्टराइजेशन हो रहा था, किस तरह से स्प्रेड हो रहा था, बट ये सिर्फ 90 ईयर तक लास्ट किया। इसके बाद इनको थ्रोन से ओवरथ्रोन कर दिया किसने? अब्बासिड्स ने, और इनकी सिविलाइजेशन चलने लगी। चलिए देखते हैं। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कॉल्ड दावा ब्रॉट डाउन द उमैयद्स। और ये जो रिवॉल्यूशन आया इसका नाम था दावा, जिसकी वजह से इन्होंने उमैयद्स को हटा दिया थ्रोन से और खुद बन गए कैलिफेट। इसके बाद द अब्बासिड्स पोर्ट्रेट द उमैयद रेजिम एज इविल एंड प्रॉमिस रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल इस्लाम। तो अब्बासिड्स ने बताया कि किस तरह से ये इविल थी, मतलब खराब और बुरी ये राज था इनका उमैयद्स का, जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा उनको, और इन्होंने इस्लाम को फिर से रिस्टोर किया। इनका मानना था कि वो लोग इस्लाम को तो फॉलो करते थे बट अल्लाह के इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, प्रॉफिट के इस्लाम को नहीं फॉलो करते थे, तो इन्होंने उसको रिस्टोर किया। इसके बाद अंडर अब्बासिड्स रूल अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन वाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरान इंक्रीज्ड। सो अब्बासिड्स रूल में क्या हुआ कि अरब की जो इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में थी, क्योंकि अरब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था, इराक, ईरान, हर कंट्री, सीरिया, इजिप्ट, यहाँ हर जगह एक्सप्लोर और फ्लोरिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी। बट आफ्टर अब्बासिड्स रिवॉल्यूशन जब ये थ्रोन पे आए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको मिलने लगी? ईरान को मिलने लगी। इसके बाद
अब्बासीज डिक्लेयर देयर कैपिटल एट बगदाद। अब इराक प्रेजेंट डे इराक की कैपिटल है बगदाद, तो उन्होंने तब बगदाद को ही डिक्लेयर कर दिया एज देयर कैपिटल, और ईरान और इराक का पार्ट को ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। इसके बाद द आर्मीज एंड द ब्यूरोक्रेसीज वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द नॉन ट्राइबल बेसिस टू एंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय इराक। अब पहले की आर्मीज क्या होती थी, जो हमारे स्टार्टिंग में अरेबिया की थी और जो भी हमारे उमैय्यद्स के टाइम पे आर्मी थी वो पेस्ट्रोलिस्ट थी, मतलब कि वो लोग, या फिर नोमैडिक थी, मतलब वो लोग जो जंगल में रहते थे, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड देयर बेसिक एमिनिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स, तो वो लोग आर्मी में पार्ट लेते थे। बट एज सुन एज अब्बासिड्स केम इनटू पावर, तो किसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस मिलने लगी, ईरान को, तो इसलिए उन्होंने इन लोग को, ट्राइबल पीपल को कम रख के ईरान को ज़्यादा मेजॉरिटी में रखा या उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसके बाद Abbasids ruler patronized Islamic institution and scholars. They also maintained the significant impartial architecture and elaborate code ceremonies by Umayyads. अब हमने ये तो देखा था कि उमैय्यद्स ने किस तरह से डेवलपमेंट्स भी किए, तो इन्होंने उनके आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट को भी कायम रखा, मतलब इन्होंने भी उतने ही डेवलपमेंट्स उसी रेशियो में करना स्टार्ट किया। एंड दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग अबाउट, दे ऑल्सो मेंटेन सिग्निफिकेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर एंड इलेबोरेट द कोर्ट सेरेमोनियल्स बाय उमैय्यद्स। तो उमैय्यद्स ने कोर्ट सेरेमोनियल्स जो डिसाइड किए थे, इन्होंने भी उसको कंटिन्यू रखा। सो हमने देखा अब्बासिड्स रेवोल्यूशन। सो गाइज, इसी के साथ हमने आज का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पार्ट ए का। रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन द पार्ट बी। If you like my video, give this video a big thumbs up and also don't forget to subscribe my channel. And guys, like, comment, share and subscribe तो होता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी हेल्प हो एंड आपकी भी हेल्प हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।